गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए हमें यहाँ पे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसमें हमें पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन के बारे में। लॉ ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स इंट्रोड्यूस होने वाला है। अभी इसके पहले वाले जो भी चैप्टर हमने पढ़ा वहाँ पे हमने कॉज ऑफ मोशन को नहीं पढ़ते थे। जैसा कि आपको पता है कि आपने मैकेनिक्स को जब आपने डिफाइन किया था तो आपने कहा था कि मैकेनिक्स में एक पार्ट होता है हमारा स्टैटिक्स, ठीक है, एक होता है हमारा काइनेमेटिक्स और एक होता है हमारा डायनेमिक्स, जिसे कि आप काइनेटिक्स कहते हो, काइनेटिक्स। ठीक है, ये मैकेनिक्स के पार्ट्स हैं कि हमें मैकेनिक्स में ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। अब स्टैटिक्स में हमने पढ़ा था बॉडी के रेस्ट के कारण। ठीक है, काइनेमेटिक्स में आपने दो चैप्टर पढ़े, एक तो कहा आपने कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बातें हमने करी या मोशन, और दूसरा चैप्टर जो है मोशन इन प्लेन की बात करी। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो सारे जो 3 फार्मूले थे वो। और अगर हम मोशन इन प्लेन की बात करें तो आपने वेक्टर या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सब चीज़ों की बातें करी, आपने पढ़ा उसे, न्यूमेरिकल करें। ठीक है, अब डायनेमिक्स में हमें जो है टॉपिक डायनेमिक्स का है वो मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है कि कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन क्या है, कॉज ऑफ मोशन यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे फोर्सेस के बारे में, फोर्स के बारे में। इससे पहले जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तो हमें कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर नहीं कर रहे थे, वहाँ पे हम कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर नहीं कर रहे थे। हम सिंपली कह रहे थे कि जो फार्मूला आपने 3 फार्मूला पढ़ा उन फार्मूले में कहीं भी हमने फोर्स का जिक्र नहीं किया, या फिर जो भी हमने डेरिवेशन किए वहाँ पे एफ का टर्म नहीं आया, फोर्स का टर्म नहीं आया ना। लेकिन अब जो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं वो जो पार्ट्स है वो है काइनेटिक्स का। काइनेटिक्स के पार्ट्स में हमें पढ़ना है फोर्स के बारे में, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी की बुक में। अगर आप एससी वर्मा सर की बुक को फॉलो कर रहे हो तो एससी वर्मा सर की बुक में चैप्टर नंबर 5 ही है और चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे जो चैप्टर है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। उसके पहले एक चैप्टर आता है फोर्स। तो हम यहाँ पे जो आज बेसिकली डिस्कशन करेंगे फोर्सेस के बारे में करेंगे, उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आएंगे। तो हमारा एनसीईआरटी बुक से फॉलो कर रहे हैं तो हमारा चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन की हम बात करेंगे। लॉज ऑफ मोशन में आप जानते हो न्यूटन ने 3 लॉ दिए। ठीक है, न्यूटन के 3 लॉ है। एक है हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें, ठीक है, तो इनके 3 लॉ हैं। पहले कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, सेकंड जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड की अगर हम बात करें तो हमारा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सारी चीज़ें आप जानते हो कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, अब इसे पढ़ने से पहले, इन लॉ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे फोर्सेस पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पे फोर्सेस से स्टार्ट करेंगे, जो कि एससी वर्मा सर की बुक में चैप्टर नंबर 4 है फोर्सेस। फोर्थ को कवर करते हुए हम 5th की ओर चलेंगे। ठीक है, फोर्स को हम कवर करते हुए, मतलब 4th चैप्टर में जो फोर्सेस हैं उसको कवर करते हुए हम 5th चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फोर्सेस की बात कर लेते हैं। अब देखिए, फोर्स की बात करने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया क्या कहता है, एक टर्म है इनर्शिया। बॉडी, किसी भी बॉडी की इनर्शिया आपने सुन रखा होगा, किसी भी बॉडी की इनर्शिया किसी बॉडी की वैसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है।
आप कह सकते हो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, या फिर ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी की स्टेट को चेंज करने को से उसे रोकती है। बात आप समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि इनहेरेंट इनर्शिया जो है किसी बॉडी की वैसी प्रॉपर्टी जो कि उस बॉडी के स्टेट को चेंज करने से रोके, स्टेट करने से रोके। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर हम इनर्शिया की बात करें, रोकने की बात करें, इनर्शिया की बात करें, तो यहाँ पे कह रहा है कि मतलब जिस स्टेट में है, बात इसको ध्यान से समझिए आप, इनर्शिया में बात ये कहा जा रहा है कि जिस स्टेट में, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट है तो उसी में रहना चाहेगा, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन है तो उसी में रहना चाहेगा, अगर हम किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी हमारी चल रही है तो उसी डायरेक्शन को फॉलो करती हुई रहेगी। ठीक है, अब बात हम यहाँ पे कर लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना हो, मान लो कि जो बॉडी रेस्ट में है उसे मोशन में करना हो, मान लो कि जो बॉडी मोशन में है उसे रेस्ट में करना हो, तो अगर ये सारी चीज़ें हमें करनी है तो हमें एक एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? बात आप समझ रहे हो ना? यहाँ पे तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो बॉडी जिस स्टेट में है अकॉर्डिंग टू द इनर्शिया, जब इनर्शिया का लॉ पढ़ते हो, इनर्शिया की बात करते हो, तो कहते हो कि जो बॉडी है जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। ठीक है, उसी स्टेट में रहना चाहती है। अगर उसके स्टेट को हम चेंज करें, तो हमें एक्सटर्नल चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो एक्सटर्नल एजेंट है वो हमारा क्या है, यहाँ पे फोर्स है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया फोर्स क्या है। तो देखिए इनर्शिया में आपको इनर्शिया 3 तरीके से डिवाइड करते हो। कहते हो आप कहते हो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की हम बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं, और थर्ड जो है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि ये बॉडी, अगर कोई बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, ठीक है, तो वो बॉडी है जो कि रेस्ट में रहना चाहेगा। ठीक है, ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, रिमेन इन रेस्ट। ठीक है, ये बाकी सारे समय तक रिमेन मतलब रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर हम बात करें मोशन की बात करें, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो कोई बॉडी अगर उसकी मूवमेंट हो रही है, अगर वो किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ उसकी मूवमेंट हो रही है ना, तो अगर उससे कोई मूवमेंट को आपको रोकना है तो आपको एक्सटर्नल एजेंट वहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिसे हम फोर्स यहाँ पे कह रहे हैं। तो यानी कि अगर हम इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें तो यानी कि इट रिमेन्स इन मोशन। ठीक है, अगर हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो उस डायरेक्शन में चलता रहेगा। इस डायरेक्शन में कोई बॉडी आ रही है हमारी तो इसी डायरेक्शन में आती रहेगी जब तक कि आप उसे कोई एक्सटर्नल एजेंट देके उसके डायरेक्शन को चेंज ना करो। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। और अगर कोई आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, आप कोई फोर्स लगा रहे हो एजेंट, तो आपने इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो जिस एजेंट को आपने अप्लाई किया इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, जिस एजेंट को आपने अप्लाई किया बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, जिस एजेंट को आपने अप्लाई किया बॉडी को रेस्ट से मोशन में करने के लिए, हम उसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। अब फोर्स की बात अगर हम करें तो फोर्स का जो बेसिक डिफिनेशन है वो क्या कहता है, फोर्स, हम अगर फोर्स को डिफाइन करना चाहे हिंदी में किस तरह से डिफाइन करते हैं फोर्स को, बल कहते हैं ना, बल कि मतलब किसी वस्तु पे खिंचाव, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, है ना। हिंदी में यही डिफिनेशन है ना। अब अगर इंग्लिश की बात करें, मतलब इसकी बात करें कि फोर्स को हम किस तरीके से कहते हैं, तो फोर्स इज पुश और पुल। किसी बॉडी पे पुश किया आपने, ये एक बॉडी है, आपने इसको पुश किया या फिर इसको अपनी तरफ खींचा, तो दिस इज फोर्स। आप इसे धक्का दे रहे हो, ये कोई बॉडी है, इसको धक्का दे रहे हो या अपनी तरफ खींच रहे हो, दिस इज द फोर्स। बात आई समझ में, सिंपल, कि आपने धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं।
ठीक है, चलिए फोर्स तो आप समझ गए। जब फोर्स आप समझ गए, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर लेते हैं कि हमने तो कहा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब क्या, इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे आप क्या समझ रहे हो? हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपने पढ़ रखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसलिए हम इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। कौन सी पॉइंट को? हम कहते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट से हम क्या समझ लें और इनर्शिया ऑफ मोशन से क्या मतलब कि अगर बॉडी की इनिशियल स्टेज, ठीक है, अगर हम बात करें कि तुम बस पे बैठे हुए हो, ठीक है, तुम बस पे बैठे हुए हो और बस अचानक से स्टार्ट होती है, ठीक है, बस पे बैठे हुए हो, बस अचानक से स्टार्ट होती है, कंडीशन समझो, तुम बस पे बैठे हुए हो और बस अचानक से स्टार्ट होती है, तो हम क्या होता है, क्या होता है हमारे साथ, हम क्या फील करते हैं? जब बस स्टार्ट हो रही है तो हम पीछे की तरफ झुकते हैं, जब बस अचानक से रुकती है तो हम आगे की तरफ झुकते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। तो वहाँ पे क्या है कि इनिशियल स्टेज में जब बस खड़ी है और आप उसमें बैठे हुए हो, बस रुकी हुई है, आप उसमें बैठे हुए हो, तो आपका पैर जो है बस के कांटेक्ट में है और वो कंडीशन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। क्यों? क्योंकि बस भी रेस्ट कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है तो क्या होता है, बस के साथ तो आपका पैर कांटेक्ट में, वो मोशन में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में अभी भी रेस्ट का जो कंडीशन है उसको फॉलो किए हुआ है, इनर्शिया जो है रेस्ट में ही होता है। तो क्या होता है, वो पीछे की तरफ पैर तो आगे चला जाता है लेकिन आप पीछे की तरफ झुक जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मोशन की बात करें, अगर हम मोशन की बात करें, इसी कंडीशन को हम मोशन में सोचें कि आप बस में बैठे हो, बस चल रही है, तो यानी कि आप बस पे जब बैठे हो और आपकी मतलब बस चल रही है, पैर कांटेक्ट में है बस के, तो बस के साथ साथ हम भी चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही बस रुकी, जैसे ही ब्रेक लगा बस को, तो उसके साथ आपका पैर भी रुक गया, ठीक है। बस चल रही है तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन जैसे ही बस पे ब्रेक लगा वो रुक गया, लेकिन हमारा ऊपर जो बॉडी है, अपर पार्ट जो है, वो अभी भी मोशन में है, इनर्शिया ऑफ मोशन की कंडीशन में है। तो क्या होता है उस केस में, क्या होता है, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। आप बात समझ रहे हो ना कि इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को समझने का तरीका, ठीक है। हम इस पर आगे ही बात करेंगे, जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनर्शिया को समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया। चलिए अब ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाते, हम फोर्स पे आते हैं। अब देखो फोर्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर हम फोर्सेस की बात करें, तो फोर्स में फोर्स की बात करते हैं। देखो फोर्स का तो एक टाइप जो है वो है हमारा, उसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट, थर्ड इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स, और फिफ्थ जो है उसे वीक फोर्स, ठीक है। इस तरीके के फोर्स को डिफाइन किया गया है। फोर्स को जो डिफाइन किया गया है उसका फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स, सेकंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, थर्ड न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ वीक फोर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जैसा कि इसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आपको पता है कि न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूक्लियस है, मतलब जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियर के अंदर नहीं, जो न्यूक्लियर है उसके अंदर जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। अब उन प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है जो कि होल्ड करके रखे हुए है आपके न्यूक्लियस को, और वो होल्ड करने का कारण क्या है कि दोनों प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन है। आप कहोगे कि सर ये तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों के बीच में रिपल्सन होना चाहिए। सही बात है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये आपका 12th का टॉपिक है, ये 12th का टॉपिक है, इसमें हम बहुत डिटेल से जब ये टर्म आएगा तो हम पढ़ेंगे। वीक फोर्स की बात करें तो वीक फोर्स क्या है,
वीक फोर्स क्या है, आप केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो वंडर वाल इक्वेशन वगैरह फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, वंडर वाल फोर्सेस के बारे में, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, तो वो सारे फोर्सेस वीक फोर्स में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इन दोनों फोर्स का डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। ये जो आपका वीक फोर्स है वो केमिस्ट्री में आप पढ़ लोगे, और ये न्यूक्लियर फोर्स जो है हम 12th में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इन दोनों फोर्सेस को हम यहाँ पे डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं, हम आ रहे हैं हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स पे और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पे। ठीक है, आपने इनका डिफिनेशन ऑलमोस्ट समझ लिया, इंटरमॉलिक्यूलर और ये दोनों प्रोटॉन के बीच के में जो अट्रैक्टिव फोर्स रहते हैं वो। अब कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब हो गया? कॉन्टैक्ट फोर्स को अगर आपसे डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहोगे? जैसे कि इसका नाम है, नाम क्या बोल रहा? कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब फोर्स तभी अप्लाई होगा जब, मतलब किसी बॉडी पे आप कांटेक्ट करके उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो मान लो कि ये बॉडी है, ये एक बॉडी है और इस पर आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट के लिए। तो आपने इसके कांटेक्ट में जब ये फोर्स को लगाए तब इसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई। बात समझ रहे हो ना? एक बॉडी है जिसको कि आपको इस डायरेक्शन में इसको मोशन करवाना है, तो आपने यहाँ फोर्स, तो यहाँ से कांटेक्ट में जब तक आप इस फोर्स को नहीं लाओगे, इसके कांटेक्ट में, बॉडी के कांटेक्ट में, इस बॉडी के कांटेक्ट में जब तक फोर्स को नहीं लाओगे तब तक इसकी मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगी, है ना? तो ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। बात समझ में आ गया कि किसी भी बॉडी के कांटेक्ट में, अब ये बोर्ड है, बोर्ड के कांटेक्ट में आपने हथेली सिरे से रखा, उसके बाद आप फोर्स अप्लाई कर पा रहे हो। आप यहाँ से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हो ना, किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर कहा जाए कि फोर्स अप्लाई कीजिए इस बोर्ड पे, तो आप यहाँ से इतने डिस्टेंस से अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको अगर फोर्स अप्लाई करना है इस बोर्ड पे तो आपके अपने हाथ को इसके बोर्ड के कॉन्टेक्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, कॉन्टैक्ट फोर्स में हम बहुत सारे एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट की बात करें तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए भी अगर बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, बॉडी बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए भी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप ग्रेविटेशन की बात कर लेते हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लो। तो दो बॉडी दूर दूर में है और दोनों बॉडी के बीच में आप कहते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। बात समझ रहे हो आप कह रहे हो कि दोनों बॉडी दूर दूर पे है और दोनों बॉडी पे फोर्स लग रहा है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होता है हमारा F = G(m1m2/r²). तो ये तो कांटेक्ट में नहीं है ना, इसके बाद भी इनके बीच में फोर्स लग रहा है। तो वैसा फोर्स जो कि कांटेक्ट में होनी जरूरी नहीं है, वैसा फोर्स जो कि बॉडी के कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, उसके बाद भी ये लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के फोर्स को हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, उसके बावजूद उसमें फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इस तरह के जो फोर्सेज हैं वो हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो चलिए एक एक करके हम डिफाइन करते हैं, समझते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स को और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को थोड़ा डिटेल में, है ना। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को थोड़ा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर लो। कॉन्टैक्ट फोर्स की हम बात कर लें। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स आएंगे? मैंने आपसे कहा देखो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कॉन्सेप्ट एक बार बनाना है और उसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करते रहना है। ठीक है, जल्दीबाजी में रहेंगे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि अगर हम फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, हम कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब कि किसी भी सरफेस पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास m, किसी भी सरफेस पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास m। तो आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन के केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो क्या करता है? इट विल ऑलवेज एक्ट। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो ऑलवेज
एन लिखो, आर लिखो, एन ही लिखते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखिए नॉर्मल रिएक्शन जो है, जो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वो जिस सरफेस पे, जो सरफेस है हमारा जिस पे बॉडी कांटेक्ट में है, ठीक है, जिस पे हमारा बॉडी कांटेक्ट पे, उसके परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? मान लो कि आप इसे अगर इंक्लाइन कर देते हो और इसे आप बॉडी को यहाँ रख देते हो, सेम केस है जिसमें आपने क्या किया कि इसे थोड़ा टिल्ट कर दिया, आपने कहा कि 30 डिग्री से हम इसे रोटेट करते हैं, हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया और मास m ये है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन होगा हमेशा। नॉर्मल डायरेक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल डायरेक्शन जो कांटेक्ट फोर्स में आएगा, क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो है, ये फोर्स जो है, ये बॉडी जब इसके कांटेक्ट में आया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ऐसा केस तो नहीं हो सकता कि बॉडी को मान लो आप यहाँ रखो इतने हाइट पे, मान लो ये हाइट h है और कहो कि इसमें नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है, इसमें नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है इस सरफेस के कारण, ऐसा नहीं हो सकता है। ये नॉर्मल डायरेक्शन तभी इस बॉडी पे होगा, ये नॉर्मल डायरेक्शन तभी इस बॉडी पे एक्ट होगा जब बॉडी कांटेक्ट में आएगी सरफेस के। बात आई समझ में? ठीक है, बॉडी जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया आप कहोगे ये नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है। अब मान लो कि नॉर्मल रिएक्शन में आपसे कहा जाए, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहा जाए कि मान लो कि ये एक वी शेप है और यहाँ पे एक बॉल इस तरीके से रखा हुआ है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, और इसका कोई मास है, इसका कोई मास है ना। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो मैंने कहा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री, इस सरफेस पे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे जो ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कहोगे n1 n2 कह सकते हैं। मान लीजिए कि इसका नॉर्मल रिएक्शन n1 है, इसका n2 है। तो हमेशा याद रखो कि, हमेशा याद रखो, दिमाग में ये बात डाल लो कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो स्ट्रेट हो जाएगा, अगर आपने किसी एंगल के साथ कर रखा है तो उस सरफेस, उस एंगल के साथ जो सरफेस हमारा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात सिंपल है ना, समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब नॉर्मल रिएक्शन की बात कर ली हमने, और कौन सा फोर्स हो सकता है हमारा, और कौन सा फोर्स हमारा कांटेक्ट फोर्स हो सकता है? सोचो 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 सोचो। किसके कारण? साइकिल चला रहे हो, ब्रेक लगा दिए, साइकिल रुक गई, किस कारण से रुकी? फ्रिक्शन के कारण से, है ना। अब साइकिल जो है हमारा वो किसके कांटेक्ट में था? ग्राउंड के सरफेस के कांटेक्ट में था। तो यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात करें, फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो ये भी हमारा कांटेक्ट फोर्स है, ये भी हमारा कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स में मान लीजिए कोई एक बॉडी ये आपने सरफेस पर रख दिया, ठीक है, सरफेस पे आपने रखा है और यहाँ से मान लो कि समझने के लिए यहाँ पे हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है, हमने कोई फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। अब ये बॉडी, ये जो सरफेस है वो रफ है, ये सरफेस जो है वो रफ है ना, स्मूथ सरफेस नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है जब इसके कांटेक्ट में आ गया, सरफेस इसके कांटेक्ट में, मतलब बॉडी इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके फोर्स के अपोजिट लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि बिना कांटेक्ट में, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, ये सरफेस से इतने हाइट पे है और इस पर फोर्स लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये केस तो गलत है। फोर्स तभी अप्लाई होगा, फ्रिक्शनल फोर्स तभी अप्लाई होगा जब वो बॉडी जो है उस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें, इसी ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक और रख दो आप, इसी ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक और हमने रख दिया, इसे हमने कहा M1, इसे हमने कहा M2। अब ये सरफेस भी रफ है, ये सरफेस तो रफ है ही, साथ में ये सरफेस भी रफ है मान लो, और यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हो।
अब ये भी इसके कांटेक्ट में है, ये बॉडी भी इसके कांटेक्ट में है, ये फोर्स मान लो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो F है, तो इसके अपोजिट यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इसके रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करेगा, बॉडी के मोशन को हमेशा अपोज करेगा। फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो ऑलवेज जो मोशन है, मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, एक्चुअली रिलेटिव मोशन हम वेलोसिटी यूज़ करते हैं, मोशन यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप समझिए जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे समझिए कि बॉडी को आप यहाँ धक्का दे रहे हो, फोर्स लगा रहे हो और इसके अपोजिट एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये कब हो रहा है? जब ये सरफेस इसके कांटेक्ट में है ना, जब ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में, तभी तो फ्रिक्शन लग रहा है। ये केस भी तो हमने लिया, हमने कहा कि ठीक है इस वाले सरफेस में फ्रिक्शन है, लेकिन ये एक डिस्टेंस पे है, इतने हाइट पे है, एच हाइट पे है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। चलिए थर्ड फोर्स की अगर हम बात करें, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की बात करें। स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है कि मान लो किसी भी सरफेस पे, ये कैसा भी हो सकता है, आप इसको वर्टिकली भी बना सकते हो, किसी भी सरफेस पे एक स्प्रिंग है ना। अब इसके कांटेक्ट में कोई फोर्स आपने लगाया, ए फोर्स आपने लगाया, ठीक है, तो ये भी केस हो गया, क्या कांटेक्ट वाले केस हो गए। इसके साथ कांटेक्ट में है, इस वॉल के साथ कांटेक्ट में आपका स्प्रिंग है ना। तो स्प्रिंग केस में क्या होता है कि चाहे तो ये हो सकता है ये फोर्स लगा के से आप स्प्रिंग को कंप्रेस करो, फोर्स जो है स्प्रिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया ना, तो आपने फोर्स को लगा के इसे चाहे तो सप्रेस किया, चाहे तो कंप्रेस किया, या फिर ये केस हो सकता है कि फोर्स लगाकर आपने इसे अपनी तरफ खींचा, मतलब इसका इलोंगेशन किया। तो जब इलोंगेशन करोगे तो स्प्रिंग की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, और जब इसे कंप्रेस करोगे तो लेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये भी चीज़ हम पढ़ेंगे डिटेल से। अभी आप समझ लीजिए कि जो हमारा फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, वो क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स K इंटू एक्स माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स हमारा क्या है कि मान लो इनिशियल पोजीशन ये है, आपने इसको धक्का दिया, ये यहाँ पे पहुँच गया, यानी कि इतना आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया स्प्रिंग को, ठीक है। तो दिस इज के, दिस इज एक्स, तो यहाँ पे आ गया, तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है। चलो 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 नेक्स्ट चलते हैं हम। ढक्कन गिर गया तो नहीं, चलो बाद में उठाते हैं। अब हम चलिए एक और कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं, टेंशन की बात करते हैं, ठीक है। टेंशन की बात करते हैं। टेंशन मतलब दो बचपन में क्या करते थे कि एक रस्सी यहाँ लिया आपने पकड़ा, एक रस्सी आपके दोस्त ने पकड़ा, ऐसे खींच रहे हो, एक रस्सी तुमने पकड़ा, एक रस्सी तुम्हारे दोस्त ने पकड़ा, और इसे खींच रहे हो दोनों अपनी तरफ, तो यहाँ पर टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। ये टेंशन डेवलप होगा, ये जो टेंशन डेवलप होगा वो दोनों कांटेक्ट में, यहाँ दोनों देखिए कांटेक्ट में, तो ये भी कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। अब कांटेक्ट फोर्स तो आप समझ गए होंगे ना कि मतलब कांटेक्ट में है, चाहे वो स्प्रिंग की बात कर लें हम, चाहे वो नॉर्मल एक्शन की बात कर लें, टेंशन की बात कर लें, ठीक है। तो ये सारे, अब जैसे कि स्प्रिंग में आप ये भी देखते हो कि एक पुली है, वहाँ से इस तरीके से आपने इसको लटका रखा है M1 और M2, आपने कहा ये टेंशन T, ठीक है। ये भी तो कांटेक्ट में हो गया बॉडी के साथ, यहाँ के साथ, यहाँ से आपने इसको कांटेक्ट में किया, तो उसके बाद जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे आप टेंशन कह रहे हो, है ना। तो दीज आर द कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात कर लेते हैं, चलो उससे मिटाओ, नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात कर लेते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैंने आपको बता दिया था किस तरीके के फोर्सेस जहाँ पे कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, इसे हम आगे नॉन कांटेक्ट कर दो।
चलो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स आप कहते हो कि दो मास m1 और m2 का यहाँ पे रखा हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है, तो हमारा फोर्स क्या होता है हमारा g m1 m2 बाई r स्क्वायर, यही कहते हैं ना। मास ऑफ दिस और इसका मास m2, यहाँ पे g हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, g की वैल्यू 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, इसके यूनिट यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर mm बाई केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की सेकंड पार्ट की बात करें तो कौन सा आ सकता है हमारा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें, जिसमें आप कहते हो कि F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैट में ही। ठीक है, यहाँ पे दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 और Q2 का, Q2 मैग्नीट्यूड का, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है ना, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने देखा था, यहाँ पे दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो R है। तो आप कहते हो कि दिस वैल्यू, यहाँ पे ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसकी वैल्यू जो है 9 इंटू 10 टू द पावर। अब इसका यूनिट भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई यहाँ पे क्या है, दो चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज तो कूलम स्क्वायर, ये हो गया। अब हाँ, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आएगा। मैग्नेटिक फोर्स थर्ड पार्ट, मैग्नेटिक फोर्स की बात अगर हम करें, मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, हमारे पास जो एक मैग्नेट है, इसका मान लो ये दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। ठीक है, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, और एक मैग्नेट और यहाँ पर रखते हो जिसमें आप कहते हो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, अपोजिट पोल के बीच में क्या हो रहा है हमारा, अट्रैक्शन होता है ना। तो ये आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं है, उसके बाद भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि इसे हम नॉर्थ कर देते हैं और इसे हम साउथ कर देते हैं, उस केस में भी क्या होगा, फोर्स ये एक दूसरे को धक्का देगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा यहाँ पे, है ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है यहाँ पे। ये सेम होने के कारण, नॉर्थ होने के कारण एक दूसरे को धक्का देगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन का केस हो रहा है हमारा। तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। चलिए, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स समझ गए आप। न्यूक्लियर फोर्स हम 12th क्लास में पूरी डिटेल से पढ़ लेंगे। वीक फोर्स जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, जिसमें हम वंडरवाल फोर्सेज वगैरह की बातें कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वीक फोर्स होता है ना। फोर्स को समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब देखिए, फोर्सेज में किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। तो एक टर्म आता है हमारा FBD। ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, उसका ग्राफिकल मेथड है जिसमें आप बता रहे हो कि उस पर फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, उसका डायरेक्शन क्या क्या है। ठीक है, फोर्स को दिखाने का ग्राफिकल मेथड है। मान लो कि कोई एक बॉडी है, किसी पर्टिकुलर बॉडी पे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हमने कहा कि ठीक है, हमने कहा ये m मास है और इस पर कोई एक फोर्स लग रहा है, ये F। ठीक है,
मैंने आपसे कहा फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, किसी भी एक बॉडी पे जो भी फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्सेस का दिखाने का एक तरीका है, ग्राफिकल मेथड है ना। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। अगर हम सिंगल बॉडी की बात करें, अगर ये केस की बात करें, तो यहाँ पे आपने कहा कि ठीक है यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg नीचे की तरफ। अब जब ये इसके कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में होने के कारण कौन सा फोर्स लगता है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन। हमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक फोर्स ये क्या हो गया हमारा, ये जो आपने ड्रॉ किया है, दिस इज द FBD फॉर M ऑफ मास M ऑफ ब्लॉक M, ठीक है। अब इसी केस में मान लो तुमने कहा कि ठीक है एक ब्लॉक यहाँ पर रख देते हैं, और हमने कहा ये इसे M कह लो। अब कहता है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब क्या ये सही है क्या, M मास के लिए सही है क्या? चलिए देखते हैं। ऊपर वाली मास की बात कर लेते हैं, कैपिटल मास की बात कर लेते हैं। इस पे जो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो फोर्स हमारा लग रहा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, कैपिटल mg, है ना। एक फोर्स इसके कांटेक्ट में, ये जो मैंने कहा कोई भी बॉडी जब किसी भी बॉडी के कांटेक्ट में हो या सरफेस के कांटेक्ट में हो, तो जब भी कांटेक्ट में होगा तो कांटेक्ट में होने के कारण एक फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा हमारा, इसे आप कर लो N1 मान लीजिए कहता है, ठीक है ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है इस पे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, ठीक है। ये तो आपने कह दिया, ठीक है। अब देखिए जो आपने ये फोर्स लगा दिया, अब यहाँ पे देखो तुमने कहा यार ये तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल से सेपरेट बात करें, तो अब यहाँ पे इस वाले सरफेस की बात कर लो, इस वाले सरफेस की, इस सरफेस के कांटेक्ट में होने के कारण, देखो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए आप। इस सरफेस के कांटेक्ट में होने के कारण आपने एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया, लेकिन ये जो है M मास है वो नीचे से इस बॉडी के भी तो कांटेक्ट में है, इस बॉडी के कांटेक्ट में भी तो है। तो यहाँ पे जो एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, N1। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये समझ गए, नीचे की तरफ। ये कहाँ से आएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से आएगा, है ना। इसे आप याद करके रखना, वहाँ पर फिर से हम समझेंगे। मैं आप यहाँ पे ये समझिए कि इसे कांटेक्ट में होने के कारण ये सरफेस इसके कांटेक्ट में होने के कारण एक नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और वो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो N1 के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो आप। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। और भी फ्री बॉडी डायग्राम कई तरीके के हो सकते हैं, कि मान लीजिए कि किसी इंक्लाइन प्लेन की हम बात करें, ठीक है। कोई बॉडी जो है इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, और आपसे कहा जाता है कि चलो उस इंक्लाइन प्लेन में जो बॉडी रखा हुआ है ऑफ मास M, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। आपने कहा ये एंगल जो है हमारा थीटा है, ये मास M है। अब इस वाले बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो अब तो सिंपल है, ये इसके कांटेक्ट में है तो इसके परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ पे एक बॉडी ड्रॉ कर लो आप, इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। वेट ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड, एकदम स्ट्रेट नीचे की तरफ mg। और कौन से फोर्स लगेंगे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पहले भी कई बार हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर ये तो ये एंगल जो है हमारा थीटा होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 है स्ट्रेट, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। और ये जो लाइन है वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है ना। ये सरफेस पे ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा। तो यानी कि यहाँ पे जो ये एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, थीटा होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा हमारा, mg sin थीटा, है ना।
हम यहाँ पर फिर से एक रेजोल्यूशन का केसेस पढ़ लेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ और एक फोर्स यहाँ लगेगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका हो गया इंक्लाइन प्लेन का, है ना। चलो 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 चलो, अब एक बार रेजोल्यूशन हम यहाँ पे और समझ लेते हैं। मेन चैप्टर में आने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसे हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज जो है वो आपने पढ़ रखा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, पढ़ा है ना। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने एक अलग से टॉपिक ही किया था, चैप्टर ही किया था, मतलब एक लेक्चर ही किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे, है ना। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में क्या होता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में है कि मान लो कि किसी भी बॉडी पे कोई एक फोर्स लगा रहे हो आप, और किसी वो एंगल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एक एंगल बना रहा है, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है मास m। अब ये फोर्स जो आपने लगाया वो F है ना। हम बात कर रहे हैं किसकी, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की। तुमने कहा कि किसी भी बॉडी ऑफ मास m पे हमने एक फोर्स लगा रखा है F, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। फिर से हमने कहा कि किसी भी बॉडी m पे एक फोर्स आपने अप्लाई किया है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल और एक कंपोनेंट इसके हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा हमारा F cos थीटा, और ये जो वर्टिकल होगा वो हमारा होगा F sin थीटा। बात आई समझ में, बात आई समझ में। इसे आप याद कर लो। और लेक्चर नंबर वेक्टर का जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, वेक्टर मोशन इन ए प्लेन, उसमें टॉपिक जो वेक्टर है उसे आप एक बार जाकर देखिए। उसमें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का एक लेक्चर होगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक लेक्चर होगा, उसे आप देखिए तो बेटर समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे कॉस क्यों लिखा, यहाँ पे साइन क्यों लिखा। बाकी यहाँ पे आप समझने के लिए, याद करने के लिए समझ सकते हैं, किस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो जिसके साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर इसके साथ एंगल बना रहा है तो हमने इसके साथ कॉस लिखा। अब इसी केस को अगर आप ऐसा कहो, ठीक है ना, देखो इसको बेटर अच्छे से समझ लो। हमने कहा मास m, ठीक है, और ये जो फोर्स है, जो फोर्स अप्लाई किया आपने, वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल मान लो बना रहा है। तो जिसके साथ भी एंगल वो बनाएगा उसके साथ कॉस का टर्म आ जाएगा, F cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा हमारा क्या, F sin थीटा। बात आई समझ में। देखिए डिफरेंस क्या है, ये एंगल यहाँ पे है वर्टिकल के साथ y एक्सिस के साथ बना रहा, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ x एक्सिस के साथ बना रहा। तो जिसके साथ बनाया, x एक्सिस के साथ बनाया तो हमने f cos थीटा लिख दिया और उसके परपेंडिकुलर sin थीटा। अब इसके साथ इसने बनाया तो f cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर sin थीटा। बात आई समझ में, ठीक है। अब जैसा कि इसके पहले हमने कहा था, जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे इंक्लाइन प्लेन पे, जो हम इंक्लाइन प्लेन पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, वहाँ पे भी आपने फोर्स को रिजॉल्व किया था। कैसे किया था, देखो आपने कहा था कोई एक मास m है, एंगल थीटा है, और यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है। आपने कहा इस पे जो फोर्स लगेगा, एक हमारा ये नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, बड़ा लिखते हैं mg, नीचे की तरफ। अब यहाँ पे ये और ये, इसके दो कंपोनेंट होंगे, किसके, वेट ड्यू टू ग्रेविटी के, वेट ड्यू टू ग्रेविटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट हमारा होगा क्या, इस सरफेस के अलोंग द सरफेस, और इस सरफेस के इस तरह से परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आपको पता है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हमने कई बार डिस्कस कर लिया है इसको, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। नहीं समझ में आएगा, फिर से एक बार देख लो। ये देखिए यहाँ पे, इसको हम यहाँ तक लाते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर। आपको पता है जो हमारा वेट ड्यू टू ग्रेविटी है, वेट ड्यू टू ग्रेविटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। अब ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया ना। तभी तो इनको ऐड करोगे तो 180 होगा। ये 90 प्लस 90 माइनस थीटा
प्लस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल 90 90 180, तभी तो होगा ना। और ये जो लाइन है नॉर्मल रिएक्शन का, ये जो लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो यानी कि ये जो एंगल है वो भी कितना है हमारा 90 डिग्री है। तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो इसे आप कह रहे हो थीटा 90 माइनस थीटा, तो इसे हम क्या कहेंगे थीटा। बात आई समझ में, आ गई समझ में, ठीक है। इतने बार समझ चुके हो, समझ में आ जानी चाहिए अब तक। चलो, तो जिसके साथ एंगल ड्रॉ कर रहा, एंगल बना रहा वो, ठीक है ना, वेट ड्यू ग्रेविटी हमारा ये है, इसके साथ बना रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा mg cos थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा mg sin थीटा। सिंपल है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ एंगल वो बना रहा है, जो फोर्स है, और उस फोर्स के साथ एंगल जो भी है, उस एंगल वाला जो लाइन होगा वहाँ पे आप cos का टर्म लिख दोगे, और उसके परपेंडिकुलर जो है वो हम sin का टर्म लिख देंगे। ये हो जाएगा टोटल रेजोल्यूशन की बात है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की बात है। कोई भी दिया हो, किसी तरह का न्यूमेरिकल दे रखा हो, अगर वहाँ पे आपको रिजॉल्व करना है फोर्सेस को, तो आप इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हो। एक केस और देख लो कि मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी आपने लटका रखा है इस तरीके से, और यहाँ पे कह रहे हो कि इसमें टेंशन है, सेम स्ट्रिंग है मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये है, ठीक है, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, थीटा थीटा मान लिया हमने। अब इससे अगर रिजॉल्व करना हो तुम्हें तो कैसे करेंगे, इस फोर्स को लेंगे, पहला टी फोर्स को लेंगे, ये लाइन एंगल इसके साथ बना रहा, तो यहाँ पे क्या हमारा हुआ है टी कॉस थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। ये वाला टर्म, ये जो टी है उसके साथ भी ये सेकेंड टी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर टी साइन थीटा, ठीक है। अब समझ गए रिजॉल्व कैसे करेंगे, आप समझ गए किस तरीके से हम रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को, समझ गए, हो गए, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। अब देखिए एक टॉपिक और हम करते हैं, तो उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, जो लॉ दे रखे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन साहब ने इतने मेहनत से जो फोर्सेस दे रखे हैं हम उनको पढ़ेंगे, है ना। देखिए एक केस है हमारा इक्विलिब्रियम का केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, केस ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अब कोई एक बॉडी किसी एक सरफेस पे रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, और उसके बाद भी वो बॉडी का मोशन नहीं हो रहा है। फिर से समझो, कोई एक बॉडी किसी एक सरफेस पे रखा हुआ है, और उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्स एक डायरेक्शन से भी लग रहे हैं, वाई डायरेक्शन से भी लग रहे हैं, ठीक है ना, एक डायरेक्शन से भी फोर्स खूब सारे लगा रहे हो आप, वाई डायरेक्शन में भी बहुत सारे फोर्स लगा रहे हो, और वहाँ पे मान लो टॉर्क की बात करें जो कि उसको रोटेट करेगा, वो भी हम बात कर लेते हैं, वो भी लग रखा है, ठीक है। और उसके बाद भी बॉडी जो है एज इट इज है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो जब वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बॉडी पे आपने फोर्सेस लगा रखे हैं, ठीक है, ये मान लो F1 है, ये मान लो F2 है, ये नीचे से mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और उसके बाद भी ये मान लो कि बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, ये बॉडी रेस्ट में है, तो हम कहते हैं इस केस में, इक्विलिब्रियम के केस में कि अगर बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि समेशन ऑफ x, फोर्स x इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ f y इक्वल्स टू 0, और जो नेट टॉर्क है किसी एक पॉइंट पे वो 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे क्या समझे, इन तीनों से क्या समझे, ये तीनों इक्वेशन जो लिखा मैंने, एफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ वाई इक्वल्स टू 0 और टी किसी भी पॉइंट पे इक्वल्स टू 0, ये कहता है कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है, एक्स एक्सिस पे जो फोर्स है, उनका टोटल मैग्नीट्यूड जो है हमारा 0 है। कुछ फोर्स इधर से लग रहे हैं, कुछ फोर्स इधर से लग रहे हैं, सब एक दूसरे को कैंसिल करके उनका नेट वैल्यू जो है वो हमारा 0 हो जा रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स तो बैलेंस है,
एफ वाई इक्वल्स टू 0, यानी कि कुछ फोर्स ऊपर से लग रहा है, कुछ फोर्स नीचे से लग रहा है, और ये सारे फोर्स मिलकर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। और अगर हम बात करें टॉर्क की, मतलब उसके रोटेटिंग इफेक्ट की, टर्निंग इफेक्ट की, टर्निंग इफेक्ट मतलब किसी भी एक बॉडी है, ये है, ठीक है ना, इस पर आप अगर यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो ये टर्न कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे इसके एंड पे लगाया, टर्न किया, ठीक है। तो ये टर्निंग मतलब कि किसी भी पॉइंट पे ये ले लो, ये ले लो, अगर उसका टॉर्क नेट टॉर्क जो है वो हमारा 0 है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें हम कह सकते हैं बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, वो कहीं नहीं जा रही है, उसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपसे दे रखा हो, अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा हो इस तरीके से कि कोई एक बॉडी है ऑफ मास m, इसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ये F1 F2 F3 F4, ठीक है ना, इसका डायरेक्शन ये है ना, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, मान लो F5, यहाँ पे F6, फिर F7, कई सारे फोर्स लग रहे हैं, और उसके बाद भी कह रहे हो कि ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बात करो समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0, अगर एक डायरेक्शन में जितनी फोर्सेज हैं उनका जो है मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, तो इनके डायरेक्शन के साथ इनको ऐड कर दो, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, और ये, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव और एक निगेटिव आ जाएगा हमारा। तो F4 प्लस F3 प्लस F2 माइनस F1 इक्वल्स टू 0, ये हैगा, ये बता रहा है। सेम यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है उससे हम पॉजिटिव लेते हैं, जो नीचे की तरफ उससे हम नेगेटिव लेते हैं। तो Fy की अगर हम बात करें, समेशन ऑफ Fy डायरेक्शन इक्वल्स टू 0, तो कौन सा होगा, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो F5 प्लस F7 इक्वल्स टू F6, ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि आपने कहा सिग्मा एक्स, और यहाँ पे हम टॉर्क, जब मोमेंट की बात करेंगे तो हम टॉर्क में पढ़ेंगे कि टॉर्क होता क्या है, ठीक है, आगे हम इसको पढ़ लेंगे बेटर तरीके से। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को लाते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को लाते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने क्या पढ़ा, बेसिकली फोर्सेस के बारे में पढ़ा, हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा, हमने कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स को डिफाइन किया कि क्या होता है, हमने उसके कुछ एग्जांपल लिए, है ना, हमने एफबीडी की बात करी, हमने इक्विलिब्रियम केस की बात करी, हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स की बात करी। तो ये सारे बेसिक्स आपको याद होने चाहिए, आप याद कर लो इनको, ठीक है। जब आप ये डायनेमिक्स में एंटर कर गए तो ये सारी चीज़ें आपको याद, रिजोल्यूशन की ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी, फोर्स को आपको रिजॉल्व करना ही पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना ही है आपको, है ना। तो ये जो चैप्टर है उसको एक बार ध्यान से, आप इस लेक्चर को ध्यान से एक बार देखो, समझो और अपने दिमाग में फिट कर लो। तो आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, ओके बाय।